लोगों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्ज़ामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। सो पहले तो ये एक कंसेंसस मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर। जब भी हम भी बात करते रहे तो ये कंसेंसस तो मौजूद है कि यस, एक नए डेफेमेशन लॉ की अहमियत जो है वो उसका अंदाज़ा सबको है। एक नया डेफेमेशन लॉ आना चाहिए बिकॉज जो पहला 2002 का डेफेमेशन का जो एक्ट है वो माशाल्लाह इतना जो है वो उसके ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन निकाल के देखें कि आज तक नोटिस से आगे वो कभी जो है वो उस एक्ट के ऊपर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, हमारे लॉ के अंदर नोटिस की भी बहुत सारी 5-6 किस्म की स्टेजेस होती हैं। नोटिस जारी होगा, फिर वो अखबार में जाएगा, अखबार इश्तिहार होगा, फिर वो चस्पांदगी होगी, फिर वो खुद जो है वो बाय हैंड डिलीवर होके आएगा, फिर उसकी जो है वो रिसीट होगी और फिर रिसीट गवाच जाएगी तो फिर आप ढूंढते फिरेंगे कि मेरी डेफेमेशन कहाँ गई। तो ये तमाम जो पुराना डेफेमेशन लॉ है वो कभी नोटिस सी स्टेज से आगे ही नहीं गया। इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स भी हैं, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को अगर आपको याद हो, उनको एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी पनामा केस में एक वो जो बदनामे ज़माना झूठा आदमी इस वक्त जेल में है, उसने कहा कि जी वो मुझे वो जो है ना वो भिजवाया था कि जी 10 अरब रुपए ले लो, पनामा से पीछे हट जाओ। आज तक उस केस के अंदर ना उस शख्स ने ना उसके किसी वकील ने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का एक केस है जिसके अंदर ख्वाजा साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर ये बताया और ये बात एक्सेप्ट की गई कि हाँ, शौकत खानम के पैसों से ट्रेडिंग होती रही, शौकत खानम के नाम पर ऑफशोर कंपनी बनी और ऑफशोर कंपनी जो है उसको रियल स्टेट की ऑफशोर कंपनी थी और वो कारोबार करती रही। उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बात तो एक सेटल्ड फैक्ट है कि एक नए डेफेमेशन लॉ की ज़रूरत है और ऐसा लॉ हो जिसके अंदर ये सबसे बड़ी बात जो एक मैं खुशखबरी है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इस नए डेफेमेशन लॉ के अंदर पुलिस का, किसी जेल का, किसी गिरफ्तारी का, किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये टोटल एक सिविल सूट है और सिविल सूट की तरह ये ट्रीट होगा। जो क्रिमिनल इसकी जो साइड है वो पहला जो डेफेमेशन एक्ट है जो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता वो उसको देखता था। ये सिविल सूट है जो एक ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो है वो उसके अंदर जो अग्रीव्ड आदमी है, जो कंप्लेनेंट है, वो अपनी जो है वो लेके जाएगा गुजारिश। वो कहेगा कि जी मुझे ये मेरी हद तक हुई है, ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और उसके ऊपर जो है वो ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं वो नोटिस जारी करेंगे। और वो नोटिस जो है ना वो जो 5+1 जो हमारा होता था कि 5 वो जो पहली है वो चस्पांदगी और खुद दे के आना है और वो छापना है, वो सब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा उसको ऐड किया गया है और वो ये है कि जिस फोरम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जिस भी मीडियम के ऊपर वहाँ पर ये ट्वीट की गई होगी, फेसबुक पोस्ट की गई होगी, कोई व्लॉग होगा, उसके ऊपर जो है ये नोटिस उनको उस मीडियम के ऊपर जो है वो दिया जाएगा और ये एक ही पेशी के अंदर होगा। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात जो इस एक्ट के अंदर है कि ये एक ट्रांसपेरेंट, स्पीडी और टाइमली एक टाइम फ्रेम के साथ इस पूरे एक्ट को चलना है। ना अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस एग्रीव्ड आदमी को जिसका प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, ना किसी दूसरे फ्रीक को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसको भी कोई लंबे चौड़े जो है वो चक्कर लगाने की ज़रूरत होगी। इसके अंदर जो पहला जो पिछला लॉ था उसमें तो होता यह था कि जो है वो नोटिस हुआ तो अव्वल तो किसी ने जवाब ही नहीं देना और अगर किसी ने जवाब दिया तो एक वकील साहब आएंगे, वो कहेंगे जी हाँ जी मैं आया हूँ जी, ज़रा नोटिस दिखा दे मुझे कहाँ है। अच्छा जी, अगली डेट के ऊपर मैं आऊँगा तो आके मैं आपको जो है वो जो है वकालतनामा जमा करा दूंगा। फिर जब वकालतनामा जमा कराएंगे तो साथ वो कहेंगे जी मैं महीने की बाद की डेट दे दें, मैं ज़रा जो है ना वो इसकी तैयारी कर लूँ और वो दिन फिर कभी नहीं आता कि जिसके ऊपर तो इसको जो है वो देखा गया है कि उसी एक डेट के अंदर ये तमाम नोटिस जो है ये सर्व हो जाएंगे और ये प्रिज्यूम किया जाएगा और ये बात जो है ये अंडरस्टूड होगी कि ये जो नोटिस है ये सर्कुलेट हो गया है और एक भी जगह पर जहाँ पर इसकी पब्लिसिटी की गई थी वहाँ पर
इस नोटिस को एंटरटेन किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नोटिस के बाद जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट होगी। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जज साहब जो है वो जो भी ट्रिब्यूनल के जज साहब होंगे वो जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा उसको वो कहेंगे कि भाई ये आपके पास 21 दिन की मोहलत है, 21 दिन के अंदर अपनी मर्जी की 3 तारीखें ले लें। आप खुद तारीख दें, ये पहली दफ़ा होगा किसी कानून के अंदर, जज तारीख नहीं देगा, जज कहेगा जी आप तारीख दे दें। आप 21 दिनों के अंदर 3 पेशियाँ होनी है, उन 3 पेशियों की तारीखें आप बता दें और वो जो है वो तारीखें हमें जो है वो वकील साहब जो है बता देंगे। और अगर वकील साहब नहीं बताते या वो शख्स खुद जो है अगर वो नहीं बताता, फिर जज साहब जो है वो 21 दिनों के अंदर की 3 तारीखें उसी जो है वो नोटिस के बाद वो 3 तारीखें उनको दे देंगे कि ये आपकी तारीखें हैं, इसके ऊपर आपने तशरीफ़ लाकर जो है वो आपने अपना जवाब जमा कराना है। और ये जवाब जो है ये जो पहला नोटिस है उसके ऊपर जो एग्रीव्ड आदमी का वकील है वो अपना हक़ दिफ़ाए मुकदमा, उसको कहते हैं लीगल ज़बान में, वो अपना हक़ दिफ़ाए मुकदमा अप्लाई करेगा कि जी मैं इसके अंदर अपने मुकदमे का दिफ़ा करना चाहता हूँ। अगर कोई नहीं दिफ़ा करना चाहता वो उसकी मर्ज़ी होगी, और अगर कोई दिफ़ा करना चाहता है तो वो कहेगा कि जी मैं हक़ दिफ़ा मुकदमा मैं इसमें हासिल करना चाहता हूँ, जिसके बाद उसको फिर 3 डेट्स जो है वो उसको बतानी होंगी कि जी मैं ये 3 डेट्स दे रहा हूँ। 3 जो डेट्स हैं उसको पूरा होने के बाद एक 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो उस अगर वो साबित हो जाती है तो उस शख्स के खिलाफ 3 मिलियन की एक डिक्री जो है वो जारी कर दी जाएगी। और वो 3 मिलियन की डिक्री जो है वो उसके अंदर उसको यानी हरजाना देना है, उसको कोई पुलिस के पास नहीं जाना, उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसको हरजाना देना है जो उसने हत्या के इज्जत किसी शख्स की है। और 7 दिन जो है वो उसके बाद दिए जाएंगे उसको, जो जिस्ट ऑफ एविडेंस जो उसने दिया है उसको जो है वो देखने के लिए। और इसके साथ साथ जो डेफेमेशन लॉ है पिछला वाला वो जो है वो क्रिमिनल साइड को देखेगा। अगर कोई समझता है कि नहीं जी मुझे इसकी क्रिमिनल साइड पे अप्लाई करना है वो उधर जा सकता है, लेकिन ये सिविल जो है वो नौयत के मुकदमात होंगे। फिर दूसरी बात ये है कि अगर मैं समझती हूँ कि जी मैं मेरी हद तक जो है वो ज़्यादा हुई है, मेरी तौहीन, मेरी फैमिली की तौहीन वो ज़्यादा हुई है और मैं 3 मिलियन जो है वो मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है, फिर मुझे मौका दिया जाएगा कि मैं साबित करूं कि मेरी हद तक जो है वो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई या जो हद तक मेरी की गई है वो उसको वो 3 मिलियन से ज़्यादा की जो है वो उस पर डैमेजेस जो है वो बनते हैं, फिर वो मुझे साबित करना होगा। फिर मैं उसके ऊपर कोर्ट के अंदर मैं अपने वकील साहब के ज़रिए जो है वो इसको जो है इसको आगे लेके चलूँगी। बहुत सारे मैंने जो चीज़ें देखी उसके अंदर एक मैं जो हमारी मुख्तलिफ ज़िम्मेदार हमारी सहाफ़ी बरादरी के लोग हैं उनका जो एक आधा मैंने वो देखा, वो तो खैर था ही कि ड्रिकोनियन है, वो मतलब ये हो गया, इज़हार राय पे जो है पाबंदी लगा दी। लेकिन उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जो किया गया वो ये था कि जी सब जुडिस मामलात पे जो हमें बोलने की इजाज़त नहीं होगी। तो सब जुडिस मामलात पे तो वैसे भी बोलने की इजाज़त नहीं होती, पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं होती, हमारे मुल्क में भी नहीं होती। और ये मुझे क्या, ये खुद अदालतें जो हैं वो इसको मेक श्योर करती हैं कि सब जुडिस मामलात के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर सिर्फ एक ये एतराज़ जो है वो मुझे सुनने को मिला। इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम बिल के ऊपर शायद कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज़ है। इस 180 डेज़ के अंदर इस पूरी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट होना है। और जो मैंने आपको पूरी टाइम ड्यूरेशन के साथ बताया जो 21 दिन की वो है, फिर पहले नोटिस हुआ है, ये तमाम 138 से 139 दिन बनते हैं। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन एक्स्ट्रा भी होंगे कि अगर वो एक्स्ट्रा दिन जो है उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहरहाल 180 डेज़ के अंदर अंदर उनको इस पूरी प्रोसीडिंग्स को जो है वो ख़त्म करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो एक और एतराज़ इस हवाले से मुझे देखने को सुनने को मिला वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनको जो है वो कोई लिबर्टी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज जो हैं उनको हाई कोर्ट के एक जज साहब जो है वो ट्रिब्यूनल की शक्ल इख्तियार करेंगे और वो अगर डेफिनेशन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की बाकायदा पूरी डेफिनेशन जो है वो दे दी गई है, उसके अंदर हमारे तमाम इदारों के जो है सरबराहान हैं वो हैं, उसके अंदर PM और CM हो सकते हैं, ये तमाम लोग, इनकी डेफिनेशन जो है वो लॉ के अंदर दी गई है। और उसके अंदर ये एतराज़ मुझे सुनने को मिला, मैं एतराज़ पहले बता रही हूँ चूँकि आपको सवाल करने में आसानी हो। एतराज़ ये सुनने को मिला कि जी ये देखें ये जो है ये कुछ सेफ गार्ड किया जा रहा है ये वो। तो मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी जो मुरवजा कवानीन हैं
उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनकी एक हद होती है। ख़ास तौर पे बैंकिंग लॉज जो है उसके अंदर भी एग्जांपल दे सकती हूँ आपको। बैंकिंग लॉज में भी अगर 10 करोड़ से ऊपर की कोई डिक्री है तो उसको फिर ट्रिब्यूनल के जज की बजाय हाई कोर्ट के जज साहब सुनते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि कंसल्टेशन के साथ हाई कोर्ट के जज साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ ये जो ट्रिब्यूनल है इसको अपॉइंट होना है, तो जो अपॉइंटिंग और रिमूवल की अथॉरिटी है अगर वही अपना मुकदमा लेके जाए तो उसके पास ये वैसे ही अनजस्टिफाइड होगा कि जिसने अपॉइंट करना है, जिसने उसको जो है वो निकालना है, उसी को जो है वो उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जाए कि वो जो है उसका मुकदमा सुने। इसको इसलिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जो हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उनको ट्रिब्यूनल का जो है वो दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इसके अंदर आखिरी जो मैं बात गुजारिश करना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इस हवाले से। हमारा जो असम्बली का प्रोसेस है वो तो गालिबन आज शायद पूरा हो रहा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये हिदायत है कि तमाम तर लोगों के लिए ये ओपन फोरम छोड़ा जाए। संडे तक हम इसको जो है इसकी मंजूरी को पेंड कर रहे हैं। संडे तक जो भी सहाफ़ती तंजीमें, जो भी आम शहरी, जो भी कोई शख्स इसके बारे में पढ़ने के बाद, मेरी सिर्फ एक गुजारिश होगी, इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद जो आपकी तनकीद है वो सर आंखों पर हम उसको सुनने के लिए, हम उसमें तस्हीह करने के लिए, हम उसको अमेंड करने के लिए तैयार हैं। संडे तक DGPR के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कहीं पर भी रिटन मेरी गुजारिश होगी कि ऐसे ही स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, रिटन एक शिक के बारे में कि जी ये शिक जो है ये गलत है, इस शिक के ऊपर जो है ये गलत इस्तेमाल हो सकती है, या ये शिक के ऊपर हमें एतराज़ है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि इसके ऊपर बात हो जाए, और ना हमें कोई जल्दी है, ना हमारा कोई सियासी मोटिव है, ना हम इसको किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लोगों की पगड़ियाँ उछालना और एक फ़न के लिए, एक किसी की तज़हीक करने के लिए, और हमारे मुल्क में आजकल तज़हीक जो है वो शौक़ के लिए होती है। तज़हीक जो है वो अपनी जो है वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को बुरा साबित करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो पूरी दुनिया के अंदर डेफेमेशन लॉज मौजूद भी हैं। एक एग्ज़ाम्पल इतनी कह सकती हूँ कि आप सिर्फ ये देख लें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में चलनी बहुत आसान है, हमारे मुल्क में बहुत धड़ाधड़ चलती हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में वही खबर नहीं चलती, वो नहीं चलाई जाती। उसकी रीज़न है बिकॉज वहाँ पर डेफेमेशन लॉज स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर जवाब देना पड़ता है, वहाँ पर जो है वो साबित करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे जो हमारे जो खबरें होती हैं वो वहाँ नहीं चलती हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, बिकॉज वहाँ पर तो यहाँ पर भी हमें लेट्स मेक अ गुड सोसाइटी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इज्जत करके आगे बढ़ते हैं। आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी इज्जत करूं, आप जो आपका काम है। और मैं समझती हूं कि ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो ख़ास तौर पर आप सब लोग जो बैठे हैं, आप में से कितनों को कभी हित्ते का जिक्र नोटिस मिला होगा? कभी नहीं, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। आप लोग अपने काम से, आपको अपने काम का पता है, फिर आपकी बहुत सारी एडिटोरियल भी, आपकी बहुत सारी जो है वो जुरिस्डिक्शंस होती हैं, बहुत सारे आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, और उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें आगे जाती हैं। सो इसलिए ये जिनका तो एजेंडा है, जिनका काम ही है कि उनको डॉलर कमाने हैं दूसरे की बेइज्जती करके, और घर बैठ के एक स्टोरी बना के उसके ऊपर फिर लहक के चहक के बात करके या ट्वीट्स करके उनका मसला हो सकता है। ये आम प्रोफेशनल सहाफ़ी को इस एक्ट से ना कोई तकलीफ़ है, ना हो सकती है, और ना हम इस हुकूमत के होते हुए, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के होते हुए जो है वो नहीं हो सकती। हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो खुद ही अदालत है, खुद ही जो है वो दूसरे को मुजरिम बना देते हैं, खुद ही वो गवाह भी बन जाते हैं, और खुद ही जो है वो आपने सुना है ना, मैं वहाँ बैठा था, मैंने वहाँ ये सुना तो बस उसके बाद मैंने आपको सुना दिया। अब आप ढूंढते रहें कि भाई वो तुमने किससे सुना था, वो भी वो जो झूठा बदनामे ज़माना आदमी बैठा हुआ है, उसकी कई झूठ है, वो 35 पंक्चर उर्दू बाजार के, वो मेरे कान में उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा मेरे कान में किसी ने कह दिया था तो मैंने कह दिया। तो ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा कि मेरे कान में किसी ने फूंक मारी थी और उसके बाद मैंने उसके ऊपर पूरी 123 दिन की कैंपेन चलाई और पूरे मुल्क को मैंने हॉस्टेज बना दिया। लेकिन उसके बाद जब आपसे पूछा गया कि उसको वो सबूत दे, तो उनका मेरे कान में किसी ने कहा था इसलिए मैंने कह दिया। तो जो झूठ बोल रहा है, जो एजेंडा बेस्ड है, जिसका काम ही लोगों की तस्दीक करना है, उसको जो है इस लॉ के ज़रिए को डरने की ज़रूरत है। जो आम आदमी है और आम शहरी इससे फ़ायदा उठा सकता है। ये सियासतदानों के लिए नहीं है,
ये हर एक आम शहरी के लिए है जिसकी तज़हीक की जाए, जिसके घर की फैमिली की औरतों को जिसको ब्लैकमेल किया जाए अपने मकासद के लिए, ये उसके लिए है। और मैं फिर एंड पे ये गुजारिश करूँगी कि हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो हिदायत है कि हम तमाम सहाफ़ती इदारों से भी हम सबसे जो है वो कंसल्टेशंस करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कल एक मीटिंग भी बुलाई जा सकती है, हम दोबारा बैठ जाएंगे और बैठकर इसको शिक वाइज पढ़ लेंगे। जैसे मैंने कोशिश की कि मैं इसको आसान अल्फाज में आप तक भी और आवाम तक भी पहुँचा सकूँ, तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आपकी सजेशन है उसको हम ले भी सकते हैं, उसके अंदर हम तस्वीर भी कर सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं। पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन को जो लॉ है उसको स्ट्रॉन्ग करने की, और ये बात अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि जब भी हम बात करते हैं तो हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, डेफेमेशन लॉ की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन अगर डेफेमेशन लॉ लाएंगे तो हमने बगैर पढ़े कह देना है कि ये लॉ ठीक नहीं है, ये इजहार राय पे जो है पाबंदी है। इजहार राय पे कोई पाबंदी ना लगा सकता है ना होगी, लेकिन इजहार राय की आड़ में किसी की इज्जत उछालना, किसी की पगड़ी उछालना और उसके ऊपर पैसे कमाना, ये जो है ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर हूँ सवालात के लिए। बारी बारी इसमें थोड़ी सी रहनुमाई करते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स बनने हैं जी, उसकी फॉर्मेट क्या होगी, ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, अगर इसे हुकूमत वक्त बनाएगी या चीफ मिनिस्टर या फिर उसका नॉमिनी बनाएगा, तो क्या आगे ही एक तासर है कि ये सोशल मीडिया से खौफजदा होकर हुकूमत बिल ला रही है? क्या मुझे नहीं मालूम अभी कि ट्रिब्यूनल्स किस तरह बनने हैं, क्या मुनासिब होगा कि पार्लियामेंट में कोई एक ऐसी कमेटी बने जो ट्रिब्यूनल्स के कायम करे, ताकि वो ट्रिब्यूनल में बैठा हुआ जज आपका सारी जिंदगी के लिए एहसानमंद ना हो कि वो आपके ही केसों में हुकूमत को ही फेवर देगा या हुकूमत से रिलेटेड लोगों को। देखिए, पहले तो बात ये तस्वीर फरमा लें कि कोई सोशल मीडिया से डरा हुआ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बदतमीजी, सोशल मीडिया पे हद तक, सोशल मीडिया पे इल्ज़ामात पे बिल्कुल कंसर्न है। ये नहीं हो सकता कि आप मरियम नवाज़ की जो है वो हेलीकॉप्टर की एक बेतुकी खबर जो है वो कोई जारी कर दे और उसके बाद आप जो है वो मैं सारा दिन सिर्फ यही जवाब देता रहूँ कि भाई ये खबर नहीं है, भाई ऐसा नहीं हुआ। वो पहली दफ़ा जो है वो टायर बदल दिए गए, ऐसा नहीं है भाई, वो उसको ऊपर जो है वो टायर हर साल बदले जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया से डरने मरने की बात नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर सोशल मीडिया हर जगह है, हर मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के भी अपने कवानीन हैं और सोशल मीडिया को भी जो है वो तहजीब के साथ, तमीज़ के साथ और जो है वो सुनी सुनाई बात के ऊपर, जैसे मैंने कहा मैंने सुन लिया था, मुझे किसी ने कह दिया, मुझे रात को ख्वाब आ गया था, मैंने जो है वो मेरा आज दिल कर गया है कि मैंने फ़लानी की आज बेइज्जती करनी है, मैंने, ये नहीं होगा, ये नहीं चल सकता। ट्रिब्यूनल की जो अपॉइंटमेंट है वो जैसे पूरे मुल्क के अंदर मुरवजा कानून है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं कंसर्न हाई कोर्ट के, वो जो है विद कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और आज तक ये जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं अंसारी साहब, वो एनवायरनमेंट के ट्रिब्यूनल से लेकर जो हमारे बैंकिंग कोड के ट्रिब्यूनल से लेकर इंसदाद दहशतगर्दी के ट्रिब्यूनल्स तक सेम वही तरीका इसके अंदर भी अडॉप्ट किया गया है। तो फिर या तो ये कह दें वो सब तरीकाकार भी गलत हैं और वहाँ पर जो है तो ये इसको सिर्फ इसको पिन पॉइंट कर देना कि, और दूसरी बात ये है कि जज साहब जो हैं उनका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होगी, और उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन क्या है कि उनको दिन में सिर्फ 2 केस सुनने हैं, सिर्फ दिन में 2 केस सुनने होंगे जज साहब को, उनके पास पूरा टाइम होगा। अभी जो डेफेमेशन के केसेस की ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो इसलिए भी आगे परसू नहीं हो पाते बिकॉज वो सेशन जज के पास जो है या एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनके पास ये केसेस जाते हैं, उनके पास 250-300 का इतना बड़ा पलंदा होता है, उसके अंदर उनके मर्डर के केस भी हैं, उनके पास रेप के केसेस भी हैं, उनके पास अगवा के केसेस भी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है इन डेफेमेशन केसेस को सुनने के लिए। सो वो इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती। तो ये जज साहब जो है इनको सिर्फ 2 केस सुनने हैं दिन के अंदर, 2 केस तो जज साहब सुन ही सकते हैं कि वो ये हो जाए। और फिर ये है कि उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ये है कि उन्होंने अपनी टाइम फ्रेम के अंदर केस को डिसाइड किया या नहीं किया, उन्होंने केस किसकी फेवर में डिसाइड किया, ये एवेल्यूएशन नहीं है। एवेल्यूएशन ये है कि 180 दिनों के अंदर केस डिसाइड हुआ या नहीं हुआ। जब भी आती है इस किस्म के लॉज आते हैं, पीका ऑर्डिनेंस आपके इजाज में हासिल है पहले, जिसमें बहुत सारे साथियों की गिरफ्तारी हुई जी। एक तो उसके ऊपर कहिए कि जब ऑलरेडी डेफेमेशन के लॉज मौजूद हैं, पीपीसी का सेक्शन 499 उससे डील करता है, आप खुद मान रही हैं कि वहाँ केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है। जब बर्डन बहुत ज्यादा है तो आप अदालतों को रिसोर्सेज क्यों नहीं दे रहे, जजेस नए क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे, नई अदालतें क्यों नहीं बना रहे, बजाय इसके लॉ लेके आए। एक सवाल ये है। दूसरा ये है
कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को आप सोशल मीडिया से बचाने के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का दर्जा कैसे दे सकते हैं, जैसे गवर्नर का या सदर का बाकी हो सकता है, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि आपकी खुद की बात के अंदर आपका जवाब है कि एक तरफ आपको एतराज़ था कि जी जो पहला वाला डेफेमेशन लॉ है बहुत ड्रैकोनियन है, बहुत बड़ा जुल्म है, उसके अंदर पुलिस भी है, उसके अंदर अरेस्ट भी होते हैं, उसके बाद हमने उसमें से बचाया आपको, हमने उसमें आपके वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख कर ये कानून बनाया है कि इसके अंदर पुलिस ना हो, इसके अंदर गिरफ्तारी ना हो, इसके अंदर किसी को जो है वो सहाफ़ी को कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े। तो पहले तो सवाल का जवाब ये है कि आपको जो है वो उस तमाम तकलीफ़ से बचाया गया है। दूसरी बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हवाले से है, देखिए गुजारिश ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जेक्टिव होता है एक सूबे का, और ये जो लॉ हम पंजाब में ला रहे हैं ये एक सूबे का लॉ है, और सूबे की चीफ एग्जेक्टिव जो है ये उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर उसकी, और ये बात गलत है, मैं आपके इस कमेंट के ऊपर मुझे एतराज़ है कि मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो है वो सोशल मीडिया से बचाना चाहती हूँ। नो, मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी चीफ मिनिस्टर आए उसकी तौहीन झूठी खबर बनाकर अपनी मर्जी की, और इतराज़ तो इस बात पे भी है कि मरीम नवाज वर्दी में अच्छी क्यों लगती है, मरीम नवाज पहनती क्या है, मरीम नवाज उठती कैसे है, मरीम नवाज बैठती कैसे है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये मैं समझती हूँ कि वो वेले बैठे हुए हैं जो आजकल लोग, जिनको कोई काम नहीं है, वो उन्होंने कैदी नंबर 804 जुत्ती पे भी लिख के देख लिया, उन्होंने जो है वो कैदी नंबर 804 के गाड़े भी बना के देख लिए, कोई वो नहीं हुआ। अब वो आजकल जो है वो गिट्टे गोडे पकड़ के बैठ रहे हैं कि जी हमें NRO दे दें, उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो वो लगे रहे इस काम के ऊपर। लेकिन तौहीन करने की और जो है वो खामखा पे मिलाइन करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, वो कोई भी हो। मरीम नवाज साहिबा भी उतनी ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने आप रिस्पेक्टेबल हैं। अगर आपकी तौहीन नहीं होनी चाहिए तो चीफ मिनिस्टर की भी नहीं होनी चाहिए, मेरी भी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर सियासत में आई हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे जो मरहूम वालिद हैं उनको गाली दी जाए, उनकी तौहीन की जाए, मेरी बहनों के ऊपर, मेरी घर की जो खवातीन हैं उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाकर एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा किया जाए। इसके ऊपर पहला केस तो मैं लेके आऊंगी और मैं साबित करूंगी कि जो कुछ ये किया जा रहा है ना एजेंडे के तहत, और फिर आप निकाल के देखो 5-7 लोग नजर आएंगे आपको जो इस एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, जिनका काम ही है। अगर आपने ट्विटर के ऊपर कोई झूठी फेक खबर चलानी है, वो आपको चंद स्पेसिफिक अकाउंट से चलती हुई नजर आएगी, फिर वो डिसैमिनेट होगी। इसी तरह आपने कोई किसी की तज़हीक करनी है, आप एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग हैं, आपको ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। वो सहाफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, वो सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी आप लोग हैं जो एजेंडा टो कर रहे हैं, जो किसी पार्टी के तर्जुमान हैं, जो एक एजेंडे के तहत तौहीन करने के लिए उठते हैं सुबह, और वो बहक के लहक के यूं करके वो तौहीन करके बदतमीजी करके घर को चले जाएंगे। नो, अब ये नहीं होगा। और पहला केस इसके अंदर ये पास करते हैं मैं लेके जाऊंगी। मेरी बहन के खिलाफ जो एक वन साइडेड बकवास की गई है, जो एक हुई, उसके साथ ज्यादती है, उसके साथ फ्रॉड हुआ, उसको भुगतना पड़ा, उसके पास कोर्ट की डिसीजन मौजूद है और बाकायदा उसका इसलिए कि वो मेरी बहन है, और आपने उसकी तौहीन करके, और आप बड़ा, मैं पूछना चाहती हूँ खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है उस आदमी की जो जुम्मा 8 दिन जो है वो अचानक से अपीयर होते हैं सियासत, वो बन जाते हैं सहाफ़ी और आके कहते हैं हमें कहो हम सहाफ़ी हैं, हमारी इज्जत करो। इज्जत होगी अगर करवाओगे, वन साइडेड इज्जत नहीं होगी। और ये अब साबित करना पड़ेगा, ये ज़माना गया, मैंने इल्ज़ाम लगा दिया। अब मुझे ये बताइए, जो ट्रॉमा ख़वातीन की उस फैमिली को भुगतना पड़ता है, जो उस वन साइडेड प्रोपेगेंडे के बाद जो मेरी फैमिली, मेरी बहन के बच्चे, मेरी सारी, हमने वो क्या भुगता है, इसका अंदाज़ा लगा सकता है कोई? इसका कोई रेमेडी है? तो ये तो अच्छा हो गया कि पहला केस मैं ही ले जाऊंगी और मैं ही उसके ऊपर जो है बाकी लोगों को इनकरेज करूंगी कि आकर ये जो झूठ का प्रोपेगेंडे का और डॉलर कमाने के लिए जो दूसरों की तज़हीक करने का एक बाजार है, इसको बंद होना चाहिए। और इससे किसी प्रोफेशनल सहाफ़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 5-7 एजेंडा बेस्ड लोग हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम वैसे होना चाहिए, उनको होना चाहिए। ये रहनुमाई फरमा दें कि आपने जिक्र किया कि जो ये कानून आ रहा है इसमें 30 मिलियन की आपने वो डिग्री की बात की है, 3 मिलियन की 3 मिलियन की 30 लाख जी, 30 लाख 30 लाख की बात जी। अच्छा, एक तो ये उसका जो बरतानिया में काफ़ी सारे चैनल्स को जो पेनल्टीज पड़ी हैं
उसमें तो वो जज साहब बंद करवाते हैं दरवाजा और कहते हैं कि इसके वकील के एक्सपेंडिचर्स भी दो और उसके बाद इसको भी जो हरजाना है वो भी दें। और बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के मुझसे अमीर हुए इससे हरजानों से। अच्छा, ये इस पर अमल दरामद हमारे यहाँ कानून तो बनते हैं, अमल दरामद नहीं हो पाता। उसके बाद एपलेट इसका जो ट्रिब्यूनल है वो कौन सा होगा, जो हाई कोर्ट का आपने जिक्र भी कर दिया, लेकिन इसमें क्या एक जज काफी होगा जो आप बनाने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो जाहिर है ये तो एप्लीकेशंस की तादाद पे डिपेंड करता है और कानून के अंदर लिखा गया है कि जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी ट्रिब्यूनल्स को बढ़ाता जाएगा। और अभी तो यहाँ पर 3 मिलियन पे भाई मतलब लाला लाला पैगी है, तो अभी तो डैमेजेस अगर बीच में डाले तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब काम मुक जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगी और वो जो 30 लाख रुपया है वो उन मौसूफ की जायदाद बेच के लेना है, उनकी कोई बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरें जो उन्होंने पैसों से कमाई हैं उन्हीं से वो उनसे लेना है, या जो यूट्यूब की कमाई आई थी जिसके ऊपर जो है वो दूसरे की तौहीन की थी वो ही डॉलर वापस ले लेंगे, तो मतलब मिल जाएंगे पैसे। ऐसे मैं तो नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही जब से मैंने वोट लिया। जिस सूबे में कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे उस सूबे में जबान के बेलगाम घोड़ों को कैसे काबू किया जाए? कच्चे के डाकू भी काबू करने और पक्के के डाकू को भी काबू करने हैं। ये जो पक्की जबान के साथ पक्का मुंह बना के दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं और तौहीन करते हैं ना, तो कच्चे के डाकुओं पे भी जो है वो पूरा ऑपरेशन की तैयारी है और इंशाल्लाह ताला पक्के के डाकुओं पे भी पूरा ऑपरेशन करेंगे। ये बता दीजिएगा कि जैसे अदलिया में या कोर्ट्स में हमने देखा है कि रवायती प्रोसेस आपने जिसका पहले शुरू में जिक्र भी किया, क्योंकि 15 दिन का प्रोसेस होता है नोटिस का, उसके बाद वो जस्पानगी और ये सारी चीज़ें हैं और 15 दिन जवाब जमा करवाने के हैं, तो इसमें आप तब्दीली कर रहे हैं या वही चीज़ें होंगी? एपीलेंट ट्रिब्यूनल इस पे या एपीलेंट कोर्ट कौन सी होगी? आपने एक तरफ कहा ये सिविल सूट है जी, तो क्या क्योंकि डेफेमेशन का केस तो एक एडिशनल सेशन जज सुनता है जी जी जज का सुनता है जी, उसके ऊपर एपीलेंट कोर्ट तो हाई कोर्ट होती है जी, ऐसे ही है। इसमें कौन सा फोरम होगा ये जरा थोड़ा सा बता दें, क्योंकि वहाँ पर तो हड़तालें भी चल रही हैं, अदलिया के भी मसाइल हैं, तो इसको किस तरह से ये सारी। और दूसरा जो आपने कहा कि मैं पहला केस मैं लाऊंगी, वो इस कानून से बनने के पहले का एग्जाम है, यानी कि पुराने केस है वो भी एंटरटेन होंगे नए केस तक कानून बड़ा कुछ लग जाएगा, तुम फिक्र ना करो। इन्होंने कहा बाज आ जाना है और ना इन्होंने बाज आना है ना मैंने बाज आना है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये बड़ी सीरियस बात है कि या तो ये है कि ये कानून पास होने के बाद वो रहेगा ना, मटेरियल मौजूद रहेगा ना, तो भाई मैं वकील हूँ, मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मुझे आता है कि क्या करना है। जिसने ये हरकत की है उसको अब वो हरकत जो है वो साबित करनी पड़ेगी और नहीं दोबारा लगा दिया उन्होंने और इसको कैसे टेकअप करना है मैं देख लूँगी। दूसरी बात यह है कि इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो भी इसके अंदर जो है वो हाई कोर्ट्स जो है वो उसको देखेंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको ओपन और ट्रांसपेरेंट रखा गया है। ये इसके ऊपर कोई इन कैमरा ब्रीफिंग नहीं हो रही, जैसे वो अभी इसने कहा कि जी बब्बू शुए बंद करके तो वो कर ले, हम बिल्कुल ओपन। और मैं बल्कि समझती हूँ इसको जितना ओपन करे आके मीडिया भी देखे, आके वो पता करे कि फलाने केस के अंदर जिसके ऊपर एक खबर के ऊपर या एक ट्वीट के ऊपर जो है कोई 8-10 टॉक शो हुए थे, कोई 15-20 वीलॉग हुए थे और कोई 2500-3000 के करीब फेसबुक की पोस्टें थी, उसका हशर क्या होता है कोर्ट के अंदर। तो ये मैं आपको बता दूं, देखिए कवानीन जो है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कवानीन डेटरेंस के लिए बनाए जाते हैं। हमारा कोई मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी के साथ कोई जाती इंतकाम लेना नहीं है, ये डेटरेंस के लिए है कि अब भी सुधर जाओ। हम अब भी कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता अब भी सुधर जाओ। ये जो है ना मुझे फलाने को आज वो मज़ा चखाना है क्योंकि उज़मा बुखारी बोलती बहुत है पीटीआई के खिलाफ, चूँकि वो हुकूमत की तर्जुमान है, तो अब उसके खिलाफ बैठ के स्टोरियां बनाते हैं और लेके आते हैं ताकि इसको अंडर प्रेशर कर सके। उस्मा बुखारी तो पहले भी अंडर प्रेशर नहीं हुई थी, उसने आज भी नहीं होना। सो उनको जो है अपना किबला दुरुस्त फरमाना पड़ेगा और ये डेटरेंस के लिए कवानीन होते हैं। मैं इस कानून के साथ साथ दोबारा गुजारिश करूँगी कि बराए मेहरबानी अपना किबला दुरुस्त फरमा लें। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, किसी से इंतकाम लेना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये इल्ज़ामात का बाजार और ये झूठे इल्ज़ामात की स्टोरियां बंद ना हुई तो इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी हम अदालत में देखेंगे। मियां शायद साफी के ऊपर नहीं है ये, हाँ जी सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, वो भी होगा। इसके साथ साथ जब कोई सहाफी किसी से सवाल कर ले बुरा लग जाता है, अक्सर उसको थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, उसको गालियां भी दी जाती हैं, करवाया भी जाता है। उसके लिए आपने क्या किया, क्या वो जा सकता है उसी तो? बिल्कुल मियां साहब, आइंदा किसी को थप्पड़ पड़े तो वो जरूर कोर्ट जाए क्योंकि कानून आ गया है।
ठीक है जी। तो ये जिनको थप्पड़ मारने की आदतें थी ना, वो उनको भी अभी आदतें अपनी बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सिर्फ ना सहाफ़ी के ख़िलाफ़ है, ना ये हुकूमत के हक़ में है। ये हर पाकिस्तानी शहरी के लिए, आप में से भी किसी की तौहीन होती है, किसी के लिए किसी की इंसल्ट की जाती है, तो आपके लिए भी वो फोरम मौजूद है। आप भी अपनी हद के इज्जत का जो है वो मुकदमा लेकर उसी ट्रिब्यूनल के अंदर जाइए, और मैं आपके साथ खड़ी होंगी उस वक्त। वो थप्पड़ मारने वाले जो हैं, उनके खुद के काफ़ी थप्पड़ दुरुस्त हो गए हैं। बारी बारी अच्छा साहब के सूला के अब उसको दी जाए जब आपके पास मुकम्मल जी जी और मुकम्मल सबूत होने के बाद ही यहाँ पर दी जाए। जी आपने फिर भी 180 दिन का टाइम रखा जो तकरीबन 6 माह बनते जी हैं। तो पहले लोग केस पेंडिंग होने की वजह से या तहीन की वजह से कंप्लेन करते हैं, तो फिर आपने 6 माह का टाइम रख दिया, ये होते ये मैक्सिमम टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम है। सर ये बताइए कि अभी आपने इतवार तक टाइम दिया स्टेक होल्डर्स को, तो क्या ये अच्छा होता कि 10 दिन और भी लग जाते तो आप इनको पहले इन्वॉल्व करते? देखिए हमने तो, मैंने जैसे गुजारिश की कि आपके तमाम सवालात में भी आप देख लीजिए कि कोई एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के ये फलानी शेख बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने जितना भी प्रैक्टिस किया, जितना भी देखा 2002 के लॉ से आज तक, उन तमाम चीज़ों को हमने खुद एड्रेस कर लिया, और हमने जो पुलिस के ऊपर एतराज़ होता था वो निकाल दिया, हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स निकाल दी, हमने सब कुछ निकाल के उसको एक सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल और ट्रांसपेरेंट कानून नहीं हो सकता कि एक सिविल सूट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। और जो 180 दिन है वो मैक्सिमम है, जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया वो 138 139 दिन बनते हैं मैक्सिमम। सो उसके ऊपर जी कोर्ट इसके हवाले अदल में तो नहीं ना ये मुझे नहीं, ये एक मिनट हरजाने की हालत आपने बता दी कि 3 मिलियन होगी, अगर हरजाना नहीं कोई अदा करता तो क्या सूरत हाल होगी? और दूसरा ये बताइएगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को वीडियो आज सिर्फ इस पे, आज सिर्फ डेफेमेशन, ये तमाशे चलते रहेंगे आज सिर्फ डेफेमेशन के ऊपर। और जो है वो मैंने बता दिया है कि जो डॉलर शालर कमाए जाएंगे वो भी ले जा सकते हैं, कोई लैंड क्रूजर जो है वो भी सीज की जा सकती है, तो बहुत कुछ हो सकता है, वो कर लेंगे। ना जो झूठा और झूठ बोलने वाले को काफ़ी कुछ होता है, ये सिर्फ जो ये आम आप जैसा प्रोफेशनल होता है ना उसके पास नहीं होती, लंबी लंबी लैंड क्रूजरें और बड़े बड़े फार्म हाउस और घोड़े, तो ये आपके पास तो मतलब नहीं होता ना। ये बता दीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि हाईकोर्ट के जज होंगे, क्या उनके जो समाप्त दिन होंगे वो भी इसमें शामिल है? या जी नहीं, वो नहीं। 2018 की जो केस चल रहा है आज तक वो चल रहा है, जिसके अंदर आपको भी शायद उनको आपका नाम लिया गया, और अब यकीनी तौर के ऊपर परसों जुमे वाले दिन चीफ मिनिस्टर ने रिमार्क दी है तो उनका भी जिक्र वहाँ पे होगा, तो वो भी इसके अंदर ऐसा कोई बात नहीं, हम हाजिर हैं कि वो भी कई माह तक चलता रहेगा। नहीं, हम हाजिर हैं जी, वो उनका एहतराम है बहुत। मैं उसके ऊपर देखिए उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती बिकॉज सब जुडिस केस है, लेकिन जो है वो ये जो 180 दिन है ये सिर्फ जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, जो डिक्री है डेफेमेशन की, ये उसके हवाले से है। जो उसके बाद में अपील है, यकीनन इसको भी ये अच्छी वैसे फूड ऑफ थॉट है कि अपील का भी एक टाइम फ्रेम जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि अपीलें जो है उनका भी फैसला हो जाए और एग्जैक्टली वो ना चले। तो ये एक अच्छी सजेशन आई है, इसको बिल्कुल इंटरटेन करते हैं। सियासी मामला को हल करने के लिए हमेशा मुज़ाकरात की मुशाइन साबित हुए हैं, तो आप कोर्ट की तरफ क्यों चीज़ें लेके जा रहे हैं? कौन से कोर्ट की तरफ है? ये सियासी मामला है, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, बहुत सारी चीज़ें किसी पे इल्ज़ाम लगाना सियासी मामला है, किसी की तौहीन करना सियासी मामला है, किसी को नहीं, इसको सियासत नहीं कहते भाई, अपनी डेफिनेशन दुरुस्त फरमाएं। सियासत की ये डेफिनेशन नहीं है। सियासत की डेफिनेशन किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है, सियासत की डेफिनेशन किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, और सियासत की डेफिनेशन जो है वो किसी को अंडर प्रेशर करके, क्योंकि वो आपका मुखालिफ है, उसकी जो है वो उसकी बेइज्जती करना नहीं है। तो आपकी डेफिनेशन जो है वो दुरुस्त होने वाली है। शुक्रिया। गलत केस करने वाला यार तुसी ये सवाल क्यों नहीं किया?